Hey guys, this is me प्रेरणा सिंह एंड वेलकम टू प्रेरणा एजुकेशन। तो लास्ट लेक्चर तक हमने कंप्लीट किया था पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय व्यवस्था के बारे में जाना था। किस तरह से संसद का गठन होता है, किस तरह से संसद काम करती है, संसद के कौन कौन से भाग होते हैं पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे हम राष्ट्रपति के बारे में, जो कि संसद का एक अभिन्न अंग होता है। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों संसद के भाग होते हैं। संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 52 से लेकर के 78 तक कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। कार्यपालिका के कौन कौन से भाग हैं? संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 52 से 78 तक कार्यपालिका का वर्णन है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी शामिल हैं। राष्ट्रपति जो होता है वो भारत का राज्य प्रमुख या राष्ट्र प्रमुख होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। आर्टिकल 53 के अकॉर्डिंग जो हमारी संघ की कार्यपालिका होती है, उसकी शक्ति किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में। तीनों सेनाएं जो होती है, हमारी सशस्त्र सेनाओं का जो अध्यक्ष होता है वो भी राष्ट्रपति होता है। थल सेना, जल सेना और वायु सेना, इनका सेनानायक कौन होता है? राष्ट्रपति। अगर आपातकाल की स्थिति होती है तो आपातकाल की घोषणा करनी हो या आपातकालीन स्थिति को ख़त्म करना हो तो वो भी कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उसकी घोषणा भी राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। इनके संविधान से भारत के संविधान में बहुत सारे उपबंध लिए गए हैं, क्योंकि ब्रिटेन ने एक लंबे टाइम पर भारत पर रूल किया। लगभग 200 सालों तक ब्रिटेन ने भारत पर रूल किया, तो जो भारत में जो शासन व्यवस्था थी वो उसी तरह की बन गई। तो भारतीय संविधान पर ब्रिटेन के संविधान का एक व्यापक प्रभाव पड़ता है। लेकिन ब्रिटेन में जो राष्ट्रपति का पद है वो वंशानुगत चलता है, लेकिन देश में राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्टली जनता के द्वारा किया जाता है। इसीलिए हमारी कंट्री को गणतांत्रिक देश बोला जाता है। इस आधार पर भारत को प्रजातांत्रिक गणतांत्रिक देश कहा जाता है। प्रजातांत्रिक और गणतंत्र में क्या अंतर है? प्रजातांत्रिक या फिर लोकतांत्रिक देश जहाँ पर सरकार जो है वो जनता द्वारा चुनी जा रही हो, और गणतंत्र वो कहलाता है जहाँ पर जो राज्य का प्रमुख है यानी कि राष्ट्रपति वो भी प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाए, वो कहलाता है गणतांत्रिक देश। आर्टिकल 52 के अंतर्गत दिया है राष्ट्रपति के पद के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं। राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यताएं, वो फर्स्ट, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी जो मिनिमम एज है वो 35 वर्ष पूरी कर चुका हो। नंबर 3, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता रखता हो। जो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है वो किसी लाभ के पद पर ना हो, जैसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अंतर्गत। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया क्या है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के जो इलेक्टेड सदस्य होते हैं यानी कि निर्वाचित सदस्य, वो राष्ट्रपति के लिए वोटिंग करते हैं। लेकिन जो नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। निर्वाचित और मनोनीत में क्या डिफरेंस होता है? निर्वाचित सदस्य वो सदस्य होते हैं जो चुनाव के द्वारा बाय इलेक्शन जीतकर संसद के सदस्य बनते हैं। मनोनीत सदस्य वो सदस्य होते हैं जिन्हें बिना चुनाव के संसद की सदस्यता मिलती है। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस को मनोनीत कर सकता है और राज्यसभा में 12 सदस्यों को। जो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस मनोनीत किए जाते थे, इस व्यवस्था को ख़त्म कर दिया गया है। ये जो 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं, ये विज्ञान, साहित्य, कला और समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े हुए सदस्य होते हैं। इसी तरह से राज्यपाल द्वारा जो राज्य की विधानसभा और विधान परिषद होती है, उसमें भी सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। उसके बाद संसद के दोनों निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं
और राज्य विधान में निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। जिन राज्यों के अंदर द्विसदनीय व्यवस्था है, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद, तो विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। शासित प्रदेश, वर्तमान में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें से दिल्ली और पांडुचेरी इनका अपना विधानमंडल है। तो इनकी जो विधानसभा है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोटिंग करते हैं। कौन कौन भाग लेता है? संसद के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड सदस्य, सेकंड राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, थर्ड दिल्ली, पांडुचेरी के विधान सभा के निर्वाचित सदस्य। विधानसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं और विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राज्य विधान परिषद राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती है और विधान सभा के मनोनीत सदस्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य और तीसरा संसद के मनोनीत सदस्य। राष्ट्रपति के लिए चुनाव प्रक्रिया क्या होती है? जो राष्ट्रपति के लिए वोटिंग की जाती है, उनकी वोट की वैल्यू निकाली जाती है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो विधान सभा के सदस्य होते हैं, उनके वोट की वैल्यू अलग काउंट की जाती है और संसद के सदस्यों की वोट की वैल्यू अलग काउंट की जाती है। तो इसको किस तरह से निकालते हैं? एक विधानसभा के सदस्य का मत मूल्य बराबर होता है, यानी कि वोट की वैल्यू बराबर होती है राज्य की कुल जनसंख्या राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। इसको मल्टीप्लाई किया जाता है 1/1000 से, यानी कि एक विधानसभा के सदस्य की एक एमएलए की जो वोट की वैल्यू निकाली जाती है वो बराबर होती है उस राज्य की कुल जनसंख्या और उस विधानसभा में जितने निर्वाचित सदस्य हैं इंटू 1000। इसी तरह से जो एमपी हैं उनके वोट की वैल्यू अलग निकाली जाती है। संसद सदस्य का मत मूल्य बराबर होता है कुल राज्य विधानसभाओं के सदस्यों राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनकी वोटिंग की वैल्यू, यानी कि निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्य का योग अपॉन
संसद के दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य हैं निर्वाचित सदस्यों का योग। राष्ट्रपति के लिए जो चुनाव किया जाता है उसलिए जितने भी उम्मीदवार होते हैं उन सबको प्रेफरेंस दी जाती है। मान लीजिए जैसे 3 व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार हैं, तो जो भी उनके लिए वोटिंग करेगा वो प्रेफरेंस देगा। है A, B और C, तो इनके लिए जो वोटिंग की जाएगी इनको प्रेफरेंस दी जाएगी। मान लीजिए किसी ने A को फर्स्ट नंबर, B को सेकंड नंबर और C को थर्ड नंबर दिया। फिर किसी और सदस्य ने B को फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस दी, C को सेकंड नंबर पर और A को थर्ड नंबर पर। एंड कोई अदर व्यक्ति B को फर्स्ट नंबर प्रेफरेंस देता है, सेकंड A को थर्ड। तो इसमें यह देखा जाएगा कि सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस फर्स्ट नंबर पर किस सदस्य को मिली। तो यहाँ सबसे ज़्यादा B फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस रखता है, तो B को राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा। अगर कंडीशन ऐसी बनती है कि 2 सदस्य समान प्रेफरेंस में आते हैं, तो इसके लिए जो अंतिम निर्णय होगा वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कराई जाती है, वो कराई जाती है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा। राष्ट्रपति का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 5 वर्ष। जिस दिन से भी वो शपथ ग्रहण कर लेता है तभी से लेकर 5 साल तक उसका टाइम पीरियड माना जाता है। अगर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है तो वो देता है उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति की शपथ लेने के टाइम पर जो अलाउंसेस राष्ट्रपति को दिए जाते हैं वो 5 वर्ष के अंदर कभी भी चेंज नहीं किए जा सकते। यानी कि जो भत्ता राष्ट्रपति को वेतन भत्ता निर्धारित कर दिया गया है वो उसके टाइम पीरियड के बीच में चेंज नहीं होता। पूरा प्रोसेस रहा कि किस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में।